मैं हूं जेरेमी वेड, एक एक्सप्लोरर और बायोलॉजिस्ट। मैं अपने करियर की एक बहुत बड़ी और शायद बहुत पेचीदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। इस स्टोरी के बारे में लोग पिछले 75 सालों से पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। आरएमएस लकोनिया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टोरपीडो लगने से डूब गया था। बहुत खून खराबा हुआ था। इस हादसे में अटलांटिक में 2500 लोग डूब गए थे। युद्ध चरम पर था। मैं उन 1000 से ज्यादा लोगों के बारे में जानना चाहता हूं जो बच नहीं पाए। इसका साइज तो बहुत बड़ा है। मैं गहराई में अंधेरे में रहने वाले उन कातिलों को ढूंढने के लिए और ज्यादा दूर और ज्यादा गहराई तक जा रहा हूं। रिवर मॉन्स्टर्स, किलर्स फ्रॉम द अबिस। इस केस में मेरी दिलचस्पी इसीलिए जागी है क्योंकि कुछ गवाहों के भूले बिसरे बयां रोशनी में आए हैं और मुझे लगता है कि इनसे मुझे उस रात के हादसे के बारे में कोई नया एविडेंस जरूर मिलेगा। अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन चांदी जैसे रंग वाले एक शिकारी जानवर पर टिकी रही है जिसे इन गवाहों ने समुद्र में लोगों पर हमला करते देखा था। लेकिन मुझे ये पता चला है कि समुद्र में हमला करने वाली इस मछली का नाम है स्नूक। लंबे दांतों वाली ये मछली झुंड में रहती है। इसकी वजह से सुराग जैसा निशान बन सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस रात मौजूद शिकारियों में सिर्फ स्नूक मछली ही थी। तो मुझे पता लगाना होगा कि और कौन सा जानवर इसमें शामिल था। मुझे एक्सेंशन आइलैंड के आसपास वाले समुद्र में फिशिंग की स्पेशल परमिशन मिल गई है। ये सीक्रेट मिलिट्री बेस अटलांटिक महासागर के बीच में है और ये शिप के डूबने वाली जगह के बहुत ही करीब है। रात में समुद्र में फिशिंग के दौरान मैं ये देख चुका हूँ कि यहाँ ऐसे डरावने शिकारी जानवर हैं जो कांटे में फंसी किसी भी मछली पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। इसे शार्क्स ने काट लिया है। तो फिलहाल मैं गहरे सागर में शिकार करने वाली शार्क्स को ढूंढ रहा हूँ। कल रात मेरी लाइन में फंसी मछली पर जिस किसी ने भी हमला किया उसे अट्रैक्ट किया इस मछली की थरथराहट ने। लेकिन रात के घुप अंधेरे में ये पता लगाना नामुमकिन है कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं दिन में ऐसा ही सिनेरियो रिक्रिएट करना चाहता हूँ ताकि उन इवेंट्स को समझ सकूं जिनकी तरफ बड़े शिकारी खींचे चले आते हैं। इस आइलैंड का ज्यादातर हिस्सा काफी एक्सपोज्ड है। यहाँ बड़ी बड़ी वेव्स आती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो काफी साफ है। ये बिल्कुल किसी एक्वेरियम जैसा है। तो कोई अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसके लिए ये जगह बिल्कुल अच्छी है। यहाँ पानी बहुत साफ है। मुझे यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी काली ट्रिगर फिश नजर आ रही हैं। बेट डालकर देखते हैं क्या होता है। ट्रिगर फिश फौरन बेट के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। ट्रिगर फिश बेट की तरफ फौरन रिएक्ट कर रही है। ये तो बिना देर के इसकी तरफ आ रही है। मैं और बेट डालता गया तो ट्रिगर फिश की तादाद भी बढ़ती गई। मुझे नहीं लगता कि इसकी सेंट की वजह से ऐसा हुआ। उसमें तो टाइम लगता है। शायद मछलियां इसे देखकर आई हैं और शायद पहली कुछ मछलियों की आवाज सुनकर ही बाकी सब अट्रैक्ट हो गई हैं। मैं सामने देख पा रहा हूं कि और ज्यादा मछलियां इधर आ रही हैं। बेट के पानी से टकराने की आवाज से नहीं बल्कि इन मछलियों की हलचल की वजह से दूसरी मछलियां आ रही हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इस मछली को पानी में डालकर देखूंगा और देखूंगा कि क्या रिएक्शन आता है। मैंने यहाँ जो छोटा मोटा बेट डाला है उसकी तरफ कोई बड़ा शिकारी नहीं आया है। लेकिन फिर सिचुएशन बदल जाती है। अचानक कहां से यहां पर शार्क आ गई है। मैंने इसे इस तरफ आते हुए नहीं देखा, लेकिन ये देखिए शार्क बिल्कुल बोट के नीचे की तरफ है।
पानी को लेकर ये शार्क हार मानने को तैयार नहीं थी। ये बोट के भी और मेरे भी काफी करीब थी। ये शार्क इस तरफ शायद इसीलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर काफी एक्टिविटी हो रही थी। पिछली रात मेरी हुक में जो मछली फंसी थी उसे जरूर रीफ शार्क्स ने ही चुराने की कोशिश की होगी। और ये सब देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि पानी में होने वाली छोटी मोटी उथल पुथल भी कैसे बहुत ही जल्दी हंगामे में बदल जाती है। छोटी मछलियों की तरफ बड़े शिकारी आने लगते हैं, लेकिन ये रीफ शार्क्स इस आइलैंड से कुछ किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाती। लकोनिया शिप 12,000 फीट गहरे पानी में डूबा था और तब कोई रीफ शार्क्स नजर नहीं आई थी। तो मुझे रीफ पर ध्यान न देकर बड़ी मछलियों पर फोकस करना चाहिए। अब मुझे समझ में आने लगा है कि उस रात कौन सी मछली लकोनिया के विक्टिम्स पर हमला कर सकती थी। मुझे पता लगाना होगा कि इतने गहरे पानी में किस तरह की शार्क्स शिकार करती हैं और आज मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं अभी यहाँ पर चम तैयार कर रहा हूँ ताकि इसे पानी में डाल सकूं। ये मछली के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी में डालता रहूंगा। इससे पानी में गंध फैल जाएगी। इसके अलावा इस मांस की वजह से छोटी मछलियां भी अट्रैक्ट होंगी, जिनकी एक्टिविटी की तरफ बड़ी मछलियां भी आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ जिससे मैं समुद्र के इस हिस्से को बाकी हिस्से से थोड़ा सा अलग बना सकूं। फिर मैं देखूंगा कि फाइनली क्या मिलता है। मैं जानता हूं कि शार्क्स में गंध पकड़ने की कमाल की काबिलियत होती है, लेकिन इतने सारे पानी में शायद चमिंग से कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं इस काम को जारी रखता हूं और इस वजह से बेट फिश नाव के आसपास मंडराती रहती है और फिर मुझे लाइन पर हल्की सी मूवमेंट महसूस होती है। ओह, लगता है कोई फंसा है। जिसने भी बेट को पकड़ा है वो तेजी से भाग रहा है। इसके बाद जो मुठभेड़ शुरू होती है वो 1 घंटे के बाद भी जारी है। ये तो एक टाइगर शार्क है। वो संभल कर। ये नाव के नीचे की तरफ है। टाइगर शार्क हार मानने को तैयार नहीं लग रही। इस मछली को बाहर खींचना आसान नहीं होगा। खुद को आजाद करने की कोशिश में ये फड़फड़ाती और रोल करती है और मैं इसे पकड़े रखने के लिए और कुछ नहीं कर सकता। ओह! ये तो भाग गई। जाहिर है इस समुद्र में बहुत सारे शिकारी हैं, लेकिन खुले सागर में टाइगर शार्क्स अक्सर अकेले ही शिकार करती हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई होंगी कि सिर्फ उन्होंने ही लोगों को मारा हो। लकोनिया के साथ हुआ हादसा 75 साल पुरानी मिस्ट्री है। तो मुझे ये पता लगाना होगा कि 1942 में इस समुद्र में कौन सी शार्क्स मौजूद थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को ढूंढने से मुझे ऐसी काम की इंफॉर्मेशन मिली है जिससे शायद मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाए। जिस साल लकोनिया शिप डूबा तब और भी ऐसे हादसे हो चुके थे। बैटल ऑफ द अटलांटिक पूरे जोरों पर थी। सिर्फ उस साल ही 1600 से ज्यादा शिप यहां डूबे थे, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जानें गई थी। इन हादसों की रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मुझे एक पैटर्न उभरता नजर आया। अभी रिपोर्ट्स में ये लिखा था कि पानी में शार्क की एक ही स्पीशीज ने लोगों पर हमला किया था और इस शार्क के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। ये है ओशियानिक व्हाइट डेप्थ। लेकिन ये शार्क 1942 में जहां अटलांटिक में बड़ी तादाद में घूमती रहती थी, वहीं अब ये एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है।
और दुनिया भर के गिने चुने मरीन रिजर्व्स में ही मिलती है। इस शार्क की तेजी से घटने की वजह बड़ी साफ है। वॉर खत्म होने के कुछ ही वक्त बाद यानी 1950 के दशक में समुद्रों में कमर्शियल फिशिंग बहुत ही बड़े स्केल पर होने लगी, जिससे शार्क के लिए खतरा बढ़ गया और पता चला कि सबसे ज्यादा खतरे से घिरी स्पीशीज में ओशियानिक व्हाइट टिप्स भी शामिल थी। कोई पक्का आंकड़ा देना तो मुश्किल है, लेकिन लोगों का कहना है कि पूरी दुनिया में इनका करीब करीब पूरी तरह से सफाया हो चुका है। तो फिलहाल ये बेशक यहाँ नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि 1942 में ये यहाँ नहीं थी। लेकिन अब अगर ये एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल हो चुकी है तो मुझे स्पीशीज को स्टडी करना है और मुझे अपने खोज के दायरे को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। ये है बहामास और ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहाँ पर आज भी बहुत ही अच्छी खासी पॉपुलेशन मौजूद है ओशियानिक व्हाइट टिप्स के। ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि शार्क्स इस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा है और मेरे पास काफी सबूत जमा हो चुके हैं जो ओशियानिक व्हाइट टिप्स को शक के दायरे में लाते हैं। लेकिन इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर अभी एक सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। लकोनिया के गवाहों के मुताबिक शार्क्स शिप के डूबने के कई घंटे बाद ही वहां पहुंची थी। तो मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? लकोनिया खुले समुद्र में डूबा था और इस बात की काफी गुंजाइश है कि वहां अकेले ओशियानिक व्हाइट टिप्स ही शिकार नहीं कर रही होंगी। लेकिन इस बात की गुंजाइश काफी कम है कि लकोनिया के डूबने के वक्त ही उसी जगह पर बहुत सारी शार्क्स मौजूद थी। तो आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से अटलांटिक के इस बीच वाले हिस्से में ये अकेली शार्क्स पहुंच गई? मुझे लगता है कि आई विटनेस के बयानों में ही एक सुराग छुपा है। स्क्वाड्रन लीडर एल.जे. पीटर्स उन सैकड़ों लोगों में से एक थे जो उस रात पानी में अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे। वो तैरकर डूब रहे शिप से कुछ दूर पहुंच गए थे। फिर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो लकोनिया करीब करीब डूब चुका था और उनके चारों तरफ पानी की सतह पर मलबा और जलता हुआ तेल मौजूद था। वो आगे लिखते हैं कि फिर उनके ठीक नीचे दो जबरदस्त धमाके हुए। ये जोरदार आवाज बॉयलर्स की थी। उनके अंदर बहुत ही जबरदस्त प्रेशर होता है। उनकी धातु बहुत ही गर्म होती है और जैसे ही वो पानी को छूते हैं उनमें दरार आ जाती है और वो फट जाते हैं। मुझे लगता है कि ये आवाज काफी दूर तक गई होगी। पानी में छपछपाते लोगों की आवाज या उनकी चीखों से भी कहीं ज्यादा दूर तक। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि क्या इसी वजह से तो ये शार्क्स समुद्र के इतने बड़े हिस्से से लकोनिया के डूबने वाले हिस्से की तरफ तो नहीं आ गई थी। अब मेरे पास तो इस सिचुएशन की नकल करने लायक कोई साधन है नहीं। मैं तो पानी के नीचे इतना बड़ा धमाका नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास शार्क्स पर इस आवाज के असर को जानने का एक तरीका है और शायद मुझे उससे मदद मिलेगी। जरा इसे देखिए। इसके बारे में बता दूं, ये है एक वाटरप्रूफ अंडर वाटर स्पीकर और अगर कल मौसम ठीक ठाक रहा और मैं समुद्र में निकल पाया तो शायद मुझे इससे कुछ जवाब हासिल हो जाए। जैसा कि ओशियानिक व्हाइट टिप्स के नाम से ही जाहिर है, ये खुले सागर में शिकार करने वाले जानवर हैं। जब शिकार की कमी होती है तो ये उसकी तलाश में लंबी लंबी दूरियां तय कर लेती है। समुद्र में अपने सफर के दौरान ये उसमें होने वाली अजीब सी बातों को लेकर लगातार अलर्ट रहती है। मैं ये टेस्ट करूंगा कि क्या शार्क्स पानी में सुनाई देने वाली आवाज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसकी तरफ आती हैं। मैं स्पीकर पर एक लो फ्रीक्वेंसी टोन प्ले कर रहा हूं। कोई शार्क बड़े आराम से लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को सुन लेती है। ऐसी ही वाइब्रेशन कोई जूझता हुआ शिकार पैदा करता है। स्पीकर से निकलने वाली आवाज पानी के नीचे करीब 800 फीट तक जा सकती है।
ये 3 डायमेंशंस में फैलती है, यानी 8 करोड़ क्यूबिक फीट से भी ज्यादा पानी में। अब मुझे बस इंतजार करना होगा। पानी की सतह पर अभी इसका फिन नजर आया है। जरा ये देखिए, देखिए, वो इस तरफ बढ़ रही है। वो शायद 6 फुट की गहराई पर होगी। ये एक अकेली ओशियानिक व्हाइट टिप है। ये मेरी तरफ आ रही है और ये इस समय स्पीकर से सिर्फ कुछ ही फीट दूर है। अब ये स्पीकर से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर है। लेकिन एक इकलौती शार्क के आने से मेरी थ्योरी साबित नहीं हो रही है। एक यहाँ पर है। फिन पानी से बाहर दिख रहा है। अभी अभी मैंने एक और देखी है। लगता है यहाँ कम से कम 2 तो जरूर हैं। वो रही। ये स्पीकर के एकदम पास है। सिर्फ 2 या 3 फुट दूर होगी। अगर मैं पानी के अंदर होता तो इन्हें देखकर वाकई बहुत घबरा जाता। फिलहाल मैं पानी से बाहर हूँ, इसीलिए मेरी जान को ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन ये शार्क्स दिलचस्पी जरूर ले रही हैं। पता नहीं ये शार्क्स आई कहाँ से हैं, लेकिन ये इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट जरूर कर रही हैं। ये शार्क्स यहाँ से जा नहीं रही हैं। ये स्पीकर के इर्द गिर्द ही मंडरा रही हैं। एविडेंस मुझे ये बता रहे हैं कि जिस रात लकोनिया शिप डूबा था तो उसके बॉयलर्स के फटने की आवाज सुनकर ये शार्क्स काफी दूर से उनकी तरफ खिंची चली आई होंगी और वहां पहुंचकर उन्हें पानी की सतह पर लोग नजर आए होंगे। लेकिन ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। मुझे इस बात के एविडेंस मिल रहे हैं कि उस रात ओशियनिक व्हाइट टिप्स के अलावा एक ज्यादा बड़ी और कम दिखने वाली शिकारी मछली भी इन्वेस्टिगेट करने आई थी। मैं फिर उस इलाके में लौट आया हूँ जहाँ लकोनिया डूबा था, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में एक आखिरी ट्विस्ट और है। मैंने आई विटनेस रिपोर्ट्स में एक ऐसी बात ढूंढी है जो अब तक सुनी गई किसी भी बात से मेल नहीं खा रही है। एक शख्स का कहना है कि उसने किसी को पानी में सीधे नीचे की तरफ खींचे जाते देखा। कुछ पल बाद उसकी खाली लाइफ जैकेट सतह पर आ गई थी। तो कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है? लोगों पर हमला करने वाली ओशियनिक व्हाइट टिप के अटैक में एक खास पैटर्न लग रहा है। पहले वो चक्कर लगाती हैं, फिर हमला करती हैं। और ये बात कुछ दूसरे शार्क्स अटैक से मिलती जुलती है जिन्हें मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन कुछ मेल नहीं खा रहा। लकोनिया 12,000 फीट गहरे पानी में डूबा था। मैं सस्पेक्ट्स की तलाश में काफी दूर दूर तक घूम कर आया हूँ, लेकिन मैंने पानी के अंदर जांच पड़ताल नहीं की है। तभी मुझे कुछ याद आता है। मैंने अटलांटिक डीप सी ट्रॉलर्स के नेट्स में बड़ी बड़ी फंसी हुई शार्क्स की तस्वीरें देखी हैं। ये बहुत बड़े अजीब क्रीचर्स किसी दूसरी ही दुनिया के लगते हैं। तो कहीं यही तो वो जानवर नहीं है जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ? कहीं लकोनिया में सवार लोगों को गहराई पर रहने वाला कोई जीव नीचे की तरफ खींच कर ले गया हो। अब मेरा प्लान एक्सटेंशन आइलैंड के समुद्री किनारों के नजदीक मौजूद गहरे सागर की तरफ बढ़ने का है, यानी लकोनिया के डूबने वाली जगह के ज्यादा से ज्यादा नजदीक। देखता हूँ मेरी फिशिंग लाइन ज्यादा से ज्यादा कितनी गहराई तक जा सकती है और कौन मेरे बेट को पकड़ता है। ये सफर होगा एक अनजान जगह का। पता नहीं नीचे से क्या मिलने वाला है। हम शायद मार्स की सतह के बारे में ज्यादा जानते हैं, पर इस दुनिया के गहरे सागरों के बारे में बहुत कम। इस तरह का कोई फिशिंग एक्सपेडिशन बहुत ही अनोखा होता है और मुझे जो भी कुछ मिलेगा साइंस की उसमें काफी दिलचस्पी होगी। इसीलिए मैंने शार्क स्पेशलिस्ट डॉक्टर ट्रिस्टन गटरिज को बोट पर अपने साथ रहने के लिए बुलाया है।
मैं जो कुछ भी पकड़ूंगा वो उसे डॉक्यूमेंट और टैग करके उसके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। वो अपने बनाए एक सिस्टम के जरिए मुझसे बात करेंगे। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। हाँ, ये ट्रांसमीटर टैग को रिलोकेट करेगा और फिर लॉगर एनवायरनमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन को, गहराई को और शार्क के माहौल के तापमान को दर्ज करेगा। गहरे अटलांटिक में फिशिंग करना आसान नहीं होगा और किसी बड़े और जिंदा समुद्री जानवर को पकड़ने के लिए बड़े उपकरण भी चाहिए। नायलॉन कोटिंग वाले करीब 30 फीट लंबे स्टील वायर के छोर पर ये एक बड़ा सा हुक लगाया हुआ है। लाइन फुल ड्रैग पर करीब 60 किलो वजन सह सकती है। ये बहुत ही सख्त है। ये अच्छी तरह से लॉक हो गया है। तो अब हम इस बेट को काट रहे हैं। इसके साथ एक बड़ा सा पत्थर लगाएंगे और इसे तली में डाल देंगे। शायद इससे पता चल जाए कि नीचे कौन सा जीव है। हम पानी में अंडर वाटर कैमरा लगाते हैं ताकि नाव की तरफ आता कोई भी जीव रिकॉर्ड किया जा सके। बेट को पानी में डाला जा चुका है और जैसे ही पानी में कोई हरकत होगी वो यहाँ महसूस होगी। रॉड का टॉप हिलेगा और मुझे उंगलियों पर यह हरकत महसूस होगी। किसी बड़े जानवर को पकड़ने की तैयारी में मैं एक फिशिंग हार्नेस लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन गहराइयों में कितने बड़े बड़े जीव मंडरा रहे होंगे। ओह, लगता है कुछ फंसा है। फिर मुझे लाइन पर हल्का सा झटका महसूस होता है, लेकिन उसके बाद लाइन तेजी से खिंचने लगती है। ये मछली बहुत ही जोर से भाग रही है। ये बहुत ही तेजी से जा रही है। पानी में जिस भी जानवर ने बेट को पकड़ा है वो बहुत रफ्तार से भागा है। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे लाइन से किसी मछली की पूंछ टकरा रही है। मैंने आज तक जो भी जानवर पकड़े हैं ये उन जैसा नहीं लग रहा। मुझे पता नहीं ये कौन सा जानवर है। ये काफी ताकतवर लग रहा है। इसमें सचमुच बहुत जान है। पता नहीं ये कौन सा जीव है। देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कांटे में कोई पत्थर फंस गया हो। ये मछली मरी हुई नहीं, ये जिंदा है, लेकिन वजनदार है। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। क्या करूं? फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा। ओह, अब मैं थोड़ी सी लाइन खींच पाया हूं। मैं बड़ी मेहनत से लाइन को खींच पा रहा हूं। एक घंटे तक स्ट्रगल करने के बाद अब शायद मुझे ये जीव दिखाई देगा। ये जो भी है अब सतह के नजदीक है। मुझे वहां कुछ नजर आ रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प जानवर है। लेकिन मेरी लाइन में जो कुछ भी फंसा हुआ है वो मुझे बहुत हैरान कर रहा है। ये एक मछली है, ये देखिए। गहरे पानी से खींची गई ये मछली बार बार पलटियां खा रही है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ये है क्या? इसकी लंबाई तो हमारी बोट की चौड़ाई से भी ज्यादा है। शायद ये 12 से 14 फीट लंबी तो होगी। इसकी उम्र काफी है और हुक अच्छी तरह फंसा है। वाह, ये तो एक 6 गिल है। शार्क साइंटिस्ट ट्रिस्टन बताते हैं कि ये एक 6 गिल शार्क है। पुराने दौर का ये जानवर गहरे सागर में रहता है। खींचो इसे, खींचो खींचो।
ये जानवर आज मौजूद ऐसे जिंदा जीवों से तो मेल नहीं खाता। ओह, ये तो बहुत ही बड़ी मछली है। इसका साइज तो देखिए। ट्रिस्टन के लिए ये एक कमाल का मौका है। गहरे सागर में रहने वाले किसी इतने बड़े जानवर की टैगिंग पहले कभी नहीं हुई और इससे मिलने वाली जानकारी मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही काम की हो सकती है, लेकिन टैग लगाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक। ट्रिस्टन को इसकी पूंछ पर रस्सी बांधनी होगी ताकि इसे काबू किया जा सके। फिर वो इसके डोर्सल फिन में टैग लगाएंगे। ये चाहिए क्या? हाँ, ये चाहिए। तो 48 घंटे बाद ये अलग हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है इन ना? 48 घंटों के दौरान ये तापमान, गहराई और रोशनी को रिकॉर्ड करके अलग हो जाएगा। लग गया। That's it? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस पर टैग लग चुका है और इस दौरान हमने इस मछली को अच्छी तरह देख लिया। अब मैं इसकी पूंछ वाली रस्सी खोल रहा हूँ। ठीक है, इसे छोड़ रहे हैं। शाबाश, जाओ। ये समुद्र में गहराई पर रहने वाली बहुत ही बड़ी मछली थी। क्या आपकी जानकारी में इस तरह के टैग्स पहली बार इस्तेमाल किए गए हैं? हाँ, एसेंशन आइलैंड में पहली बार किसी 6 किल पर एक सैटेलाइट टैग लगाया गया है। तो देखते हैं अब ये क्या करता है। मजा आएगा। मुझे लगता है कि इस मछली का वजन 450 किलो से भी ज्यादा या 500 किलो के आसपास होगा। मैंने आज तक इससे बड़ी मछली नहीं पकड़ी है। ये जगह बहुत ही खास है और ये मछली भी। बेशक इसे पकड़कर काफी रोमांच मिला, लेकिन मैं लकोनिया के डूबने वाली जगह के साथ अब भी ऐसी किसी बड़ी मछली को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये गहराई पर रहने वाले जानवर है, तो ये भला सतह के नजदीक क्या कर रहे होंगे? जब ट्रिस्टन ने उस टैग से डेटा पा लिया तो उन्होंने मुझे कॉल किया और शायद मुझे मेरा जवाब मिल गया। हेलो ट्रिस्टन। हेलो। तो आपको उस टैग से कुछ मिला जो ऊपर आया हाँ, था? तो ये बात अपने आप में काफी एक्साइटिंग है कि उस दौर में ये 6 किल वहाँ क्या कर रही थी, और साथ ही ये बात भी मजेदार है कि वो डायल वर्टिकल माइग्रेशन करती है, यानी वो दिन में गहराई की तरफ चली जाती है और रात में ऊपर आ जाती है। शायद ये खेल रोशनी का है, वो सुबह और शाम के हिसाब से ऊपर और नीचे आती जाती रहती है, और शायद वो स्क्विड जैसे जानवरों का ही पीछा करती है, मगर हॉरिजॉन्टली हमें इनकी कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। तो ये सफर बहुत करती है, लेकिन ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ करती है। हाँ, बिल्कुल सही। यस। लेकिन ऊपर आने की क्या वजह हो सकती है? क्या आपको लगता है कि ऊपर आने के दौरान ये अपना पेट भरती होंगी? हाँ, शायद वो मरे हुए जानवरों वगैरह को खाती होंगी। कौन सोच सकता है कि हमने उस मछली के साथ जो छोटा सा टैग लगाया था उससे इतनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये तो इसकी जिंदगी से जुड़ी कमाल की जानकारी है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ऑलराइट, बाय बाय। ऑलराइट, टेक केयर। You too. बाय। ओके, हालांकि 6 किल शार्क से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही साफ तरीके से इस मछली के ऊपर और नीचे जाने के बारे में बताता है, और ये बात दिन और रात से पूरी तरह से मेल खाती है। दिन में ये मछलियाँ पानी में गहराई में चली जाती हैं और रात में ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और क्योंकि लकोनिया रात के समय डूबा था तो ये बात बहुत ही ज्यादा अहम हो सकती है। हमारे पास ये सब कमाल की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन फिर भी हम ये मालूम नहीं कर सकते कि क्या 6 किल शार्क्स इंसानों को अपना खुराक बनाती है या नहीं। मैं खुद को मछलियों के लिए एक इंसानी चारा बनाता रहा हूं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मैंने इसका एक और अच्छा विकल्प ढूंढ लिया है। मैं हॉन्डुरस में टैनिंग के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ जिसने एक ऐसा कमाल का व्हीकल बनाया है जो समुद्र में काफी गहराई तक बैथीपेलेजिक जोन तक जा सकता है। बैथीपेलेजिक जोन यानी कि वो जगह जहाँ पर रोशनी कभी भी नहीं पहुँच सकती। थैंक यू। मैं अब कार्ल स्टैनली से मिलने जा रहा हूँ, जो 2 लोगों को ले जा सकने वाली आईडबल नाम की एक सबमरीन के मालिक, निर्माता और कैप्टन है। ये चीज 2500 फीट से भी ज्यादा नीचे तक उतर जाती है।
हम इस सबमरीन के आगे एक मरा हुआ शुगर लगाकर देखेंगे कि क्या सिक्स गिल्स इसकी तरफ आती है। मेरे लिए ये बोटिंग से जुड़ा एक अलग तरह का ऑपरेशन है। आमतौर पर फिशिंग के दौरान मैं बेट से काफी दूर होता हूँ और मुझे वाइब्रेशन या आवाज से पता चल जाता है कि कोई जानवर फंसा है या नहीं। तब मुझे पता नहीं होता कि ये कौन है, लेकिन अब मैं इस शुगर से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर बैठा हूँगा। तो अगर कोई जानवर इसमें दिलचस्पी दिखाएगा तो मैं उसे साफ साफ देख पाऊंगा, उससे कुछ ही फीट दूर रहूंगा। तो ये है प्रेशर हल ओके, और इसे बनाया गया है 3 हाई स्ट्रेंथ स्टील स्फेयर से। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस तरफ रहूंगा और आप इस तरफ से इसे चलाएंगे। यस। मुझे ये मानने में कोई झिझक नहीं है कि रोमांच के साथ साथ मुझे चिंता भी हो रही है। ये रही वो जगह जहां मैं रहूंगा। ये जगह काफी तंग है और जब हम पानी में 2000 फीट नीचे पहुंच जाएंगे तो तब जो माहौल होगा वो तो कुछ और ही होगा। इसकी मुड़ी हुई दीवारों की वजह से सीधे बैठना नामुमकिन है और मुझे अंदर इस तरह मुड़कर शायद 9 घंटे तक बैठना पड़ सकता है। मैं आगे की तरफ काल के पैरों के पास हूँ। इस जगह को उन्होंने नाम दिया है पैसेंजर स्फेयर और इसकी चौड़ाई सिर्फ 54 इंच है। हमारा प्लान यह है कि हम सीधे 2000 फीट या उससे भी ज्यादा गहराई तक जाएंगे, फिर इंतजार करेंगे कि क्या रात के अपने सफर के दौरान और भी ज्यादा गहराई से शार्क्स इस बेट की तरफ आती हैं। हम केमन ट्रेंच में उतर रहे हैं जिसका सबसे गहरा हिस्सा करीब 25,000 फीट है। हम इतनी गहराई तक नहीं जा रहे हैं पर कुछ हजार फीट तक तो जाएंगे ही। मुझे बताया गया है कि इस सफर में करीब 45 मिनट लगेंगे। हम नीचे जा रहे हैं और पानी का तापमान 28 डिग्री से 10 डिग्री तक घट गया है। हम अभी 500 फीट तक उतरे हैं। इस वक्त मैं लकोनिया के डूबने के बारे में सोच रहा हूँ। तब लोग पानी में कूदे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जो उस वक्त डूबते हुए शिप के अंदर पूरी तरह से फंस गए होंगे और उनकी जान नहीं बची होगी। लेकिन मैं उस हादसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता, खास तौर पर इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। अब गहराई है 1000 फीट। सबमरीन के ऊपर मौजूद पानी के वजन से हल के बाहरी हिस्से पर दबाव पड़ता है। इस गहराई पर यह दबाव प्रति वर्ग इंच करीब 200 किलो है। इस सबमरीन में लाइट्स लगी हुई हैं तो पानी में रोशनी है, लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो सतह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। और इस वक्त हम जहां पर जा रहे हैं वो है बैथीपेलाजिक जोन का किनारा। इतनी गहराई में तो दिन में भी रोशनी नहीं पहुंचती है। पानी सारी रोशनी को जैसे निगल जाता है। तो ये जगह मेरे लिए एकदम अनजान है। ये बाकी दुनिया जैसी नहीं है। सच में मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा इसी तरह के अंधेरे से भरा हुआ है और हमें तो बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा दिखता है। हम बहुत ही ध्यान से समुद्र की तली की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कहीं फंस गए तो बचाव की कोई उम्मीद नहीं होगी। हमारे पास 3 दिन लायक ऑक्सीजन है, लेकिन हम ऊपर मौजूद लोगों से बातचीत नहीं कर सकते और 1600 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा वेसल है ही नहीं जो इतनी गहराई तक उतर सके। वैसे भी पानी के नीचे वाले इस पेचीदा इलाके में शायद ही हमें कोई ढूंढ पाए। मैं खुद को किसी एस्ट्रोनॉट जैसा महसूस कर रहा हूँ जो बस चंद मिनटों में चांद पर उतरने वाला हो।
मुझे यहाँ जो सबसे पहला जानवर नजर आया है वो है स्कल्पचर्ड लॉबस्टर। लग रहा है जैसे मैं किसी और ग्रह की सतह पर आ गया हूँ। शायद आज तक कोई भी इंसान यहाँ तक कभी नहीं पहुंचा होगा। डेप्थ गेज बता रही है कि अब हम 2000 फीट की गहराई पर हैं। हम एक बहुत ही छोटे से किनारे पर टिके हुए हैं। मेरी दाईं तरफ एक तीखा ढाल है जो इस ट्रेंच की तली तक जा रहा है, जिसकी गहराई करीब 8 किलोमीटर है। इस समय हल के बाहर का दबाव 400 किलो प्रति वर्ग इंच से भी ज्यादा है। सबमरीन में छोटी सी दरार भी मौत की वजह बन सकती है। फिलहाल सफेद लाइट जली हुई है, लेकिन अब हम लाल लाइट जलाएंगे जो कि शार्क्स को नजर नहीं आएंगी। तो अब हम फाइनली जाने वाले हैं स्टेल्थ मोड में। इसका मतलब है कि यहाँ होने वाली हरकतों को हम तो देख सकते हैं, लेकिन शार्क्स हमें नहीं देख सकती। तो अब हमें बस इंतजार करना होगा। इस वक्त हमारे सामने हैगफिश है। देखिए, सामने की तरफ एक हैगफिश आई है जो इसे बहुत ही फुर्ती से खाने की कोशिश कर रही है, और इसके ऐसा करने से ये गंध धीरे धीरे पानी में फैलती जाएगी। हमें यहाँ सामने बड़े बड़े आइसोपॉड्स भी नजर आने लगे हैं। इन्हें भी शायद यहाँ खाने की चीज होने की भनक लग गई है। ये गंध धीरे धीरे पानी में फैलती जाएगी और फिर शायद इसकी तरफ शार्क्स भी खिंची चली आए। देखा गया है कि आइसोपॉड्स 5 साल तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं, और इस माहौल में तो ये लगातार सेमी हाइबरनेशन की अवस्था में रहते हैं। सतह से जो भी खाने की चीज नीचे की तरफ आती है, ये आमतौर पर उसे खाते रहते हैं। शार्क 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 शार्क, यहाँ एक शार्क है। कमाल है, ये तो बिल्कुल किसी जादू की तरह दाएं से बाएं की तरफ जा रही है। ये बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही इत्तेफाक से यहाँ नहीं आई है। इसे शायद खुराक की गंध मिल गई है। ये गोल गोल चक्कर काट रही है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 6 किल शार्क्स। वाह, ये शार्क बहुत ही बड़ी है। जरा इसका साइज तो देखिए। हालांकि मैं तो इस शार्क को देख पा रहा हूं, लेकिन शार्क लाल लाइट को नहीं देख सकती, इसलिए ये ना तो मुझे और ना ही पेट को देख पा रही होगी। ओह, ये ठीक मेरे ऊपर आ गई है, और हम क्योंकि कोई आवाज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसने सिर्फ गंध के जरिए ही हमें ढूंढा है। अब ये मेरी तरफ आ रही है, बहुत ही धीमी रफ्तार से। अब ये इसे खाएगी। क्या इसे खाएगी? अब ये कहाँ चली गई? ओह, वो रही, वो फिर से इधर आ रही है। अब ये बेट की तरफ बढ़ रही है और अब शायद ये इसे खाएगी। जरा देखिए, वाह, शार्क इसे खा रही है और शिकार खाते हुए ये बिल्कुल ऐसी दिखती है।
इसने तो पूरी सबमरीन को हिला रखा है। इसके झटके वाकई जोरदार हैं। ये शार्क इस सबमरीन से भी ज्यादा लंबी है और मैं इससे सिर्फ कुछ ही इंच दूर हूं। मुझे डर लग रहा है। ये देखकर मैं कह सकता हूं कि इसे ये पेट बहुत पसंद आया। कमाल है, ये वाकई कमाल है। शार्क के आरी जैसे दांतों ने पेट के चीथड़े कर दिए हैं। और फिर किसी जादू की तरह ये अंधेरे में गुम हो जाती है। पानी में बेट डालते हुए हर बार आप खुद से एक सवाल पूछते हैं और आज मेरा ये सवाल था कि क्या इतनी गहराई पर रहने वाले जानवर ऊपर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं और इनमें से कुछ बहुत ही बड़े और इम्प्रेसिव हैं। सच कहूं तो मुझे इस गहराई पर परेशानी महसूस हो रही है, इसीलिए मैं सोचता हूं कि अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तो इससे मुझे लकोनिया हादसे में मरने वाले लोगों के बारे में क्या पता चला? क्या उसके लिए 6 किल जिम्मेदार हो सकती है? मुझे इतना तो पता चला है कि जहां लकोनिया डूबा था उसी समुद्र में कम ही दिखने वाले विशाल जीव बसते हैं। ये रात में सतह की तरफ आते हैं और इसी समय सैकड़ों लोग पानी में डूब रहे थे और अभी अभी जो मैंने देखा उससे लगता है कि उन्होंने इन लोगों को आराम से चीर दिया होगा। लकोनिया शिप के डूबने से अटलांटिक में 2500 लोग समा गए थे और इस डरावने हादसे की तरफ बहुत सारे शिकारी जानवर आए होंगे। इनमें फैंग स्नूक का झुंड भी रहा होगा जो सबसे पहले यही पहुंचा होगा। इसके बाद खून की प्यासी कुकी कटर शार्क्स आई होंगी जो बड़ी सफाई से काटती हैं और उनके बाद टाइगर शार्क्स और ओशियानिक व्हाइट टिप्स जो बॉयलर के फटने की आवाज सुनकर और पानी में मौजूद खून को सूंघकर यहाँ पहुंच गई होंगी। हो सकता है कि उनके साथ पुराने दौर वाली बहुत बड़ी 6 किल शार्क्स भी शामिल हों। ये समुद्र में रहने वाली सचमुच बहुत बड़ी मछलियां हैं। पूरी कहानी का तो शायद कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि लकोनिया के इतने सारे मुसाफिर जिंदा क्यों नहीं बच पाए थे।